बात की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान अपने आप में यूं तो बहुत ही विकसित है, अपने आप को सृष्टि की सर्वोच्च संरचना मानता है, लेकिन यहीं पे यही इंसान क्यों इसकी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्यों ये इतिहास में जो गलतियां होती हैं उनको दोहराने की हिम्मत करता है? क्यों ये उनसे सीख लेके नहीं चलता? क्यों उन गलतियों को भूल जाता है? साथियों, ऐसा ही कुछ भारत में हुआ था। मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जा रहा आज मैं आपको ये मान के चलो, आप वर्तमान की ही बात करने जा रहे हैं। 2004 से लेकर 14 का जो दौर था, आज उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सब ने देखा कि कैसे एक बम फटने, जगह जगह पे ये लिखा जाना कि आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, जगह जगह ये लिखा जाना कि कोई अगर आपको लावारिस वस्तु दिखती है तो उसके हाथ ना लगाएं। कैसे किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से डर लगने लग गया था। आतंकवादी हमारे घरों में घुसकर मारने लगे थे। यह सारा दौर हम भूल गए, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब से 2014 के बाद से सरकार बनी है, किसी भी शहर में बम नहीं फटा। तो जब वो घटनाएं होती थी वो हमारे लिए इतिहास बन गया, हमारी मेमोरी से कहीं ओझल हो गया। लेकिन दोस्तों, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हम गलती करते हैं तो हमें क्या भुगतना पड़ता है, और जब हम उस गलती को सुधारते हैं तो हमें क्या मिलता है। 2004 से लेकर 14 तक इस देश ने अपनी सबसे कमजोर सरकार देखी। उसका नेतृत्व कर रहे थे बिना रीढ़ के हड्डी वाले एक ऐसे इंसान जिनको हमने 10 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना, या यूं कह लीजिए हमने नहीं चुना, हमारे ऊपर थोपा गया, राजनीति करके हमारे ऊपर बिठाया गया, गठबंधन बना के हमारे ऊपर बिठाया गया। साथियों, मन तो है कि इससे भी ज्यादा कठोर शब्द मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे देश के वो सर्वोच्च पद पे रहे हैं और उम्र में भी हमारे से बड़े। आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी ने एक पूरा युग यूं कहे हमें करप्शन का दिया। ऐसी करप्ट गवर्नमेंट जो पूरे विश्व में मशहूर हो गई। पूरे विश्व में भारत को इस नजर से देखा गया कि भारत में सिर्फ लूटपाट हो सकती है और कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, यहीं तक वो आदमी नहीं रुका। यहीं तक भी रुक जाता तो भी इतना परेशान ना होते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो हमारी सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जो समझौता किया, उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। वो माफी के काबिल ही नहीं है। साथियों, प्रधानमंत्री की एक जिम्मेवारी होती है कि वो देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करे। हम लोग आराम से रहते हैं क्योंकि हमें पता भी एक सरकार हमने चुन के बिठाई है जो हमारी सुरक्षा करेगी, चाहे वो निजी आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाहर के हमलों से सुरक्षा हो। लेकिन इसके टोटल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है भारत का, जिसे हम रॉ कहते हैं, उसको कमजोर करने की भरपूर, जिसे कहीं कोशिश नहीं करी, कमजोर किया। साथियों, शायद उन्होंने राजनीति का जो एक कायदा कह लीजिए, राजनीति का जो एक मूल मंत्र है, देश को चलाने के लिए, एक राज्य चलाने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए, गुप्तचर विभाग जिसे कहते हैं, उसकी कितनी ज्यादा योगदान है। शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक्स की किताबें जो अंग्रेजों द्वारा लिखी गई वो तो बहुत पढ़ी, लेकिन जो चाणक्य नीति थी वो उन्होंने शायद ध्यान नहीं करी कि जो गुप्तचर विभाग है किसी भी देश का, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनका कितना बड़ा योगदान होता देश को सुरक्षित रखने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रॉ को कमजोर करने की बहुत कोशिश करी। रॉ को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दिया गया, कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं दिया गया, किसी प्रकार से उसको सक्षम बनाने की कोशिश नहीं करी। जब जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, आतंकवादी घरों तक घुस गए थे, उस समय भी रॉ के अफसरों पर कोई आंच नहीं आई कि वो अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर रहे। जो उसमें अच्छे अफसर थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है वो कभी भी निकम्मे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता। जून 2004, दोस्तों, जून 2004 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रॉ के CIA से जाके मिल जाते हैं। आप सोच सकते हैं, ये भारत के, जहां देश प्रेम हमारी नसों में दौड़ रहा है, उस देश के अफसर, इतने बड़े लेवल के अफसर CIA से मिल जाते हैं। नेपाल से होते हुए वो अमेरिका चले जाते हैं। इस सारी चीज की जानकारी उस टाइम की सरकार को, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को थी। लेकिन कोई भी एक्शन ना तो नेपाल की एजेंसी पे लिया जाता है, जो नेपाल में रॉ की यूनिट थी, कि कैसे उन्होंने एक रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के अफसर को अमेरिका जाने दिया।
यहीं तक नहीं साथियों, मैं थोड़ी आपकी मेमोरी को और शार्प करूंगा। याद कीजिए 2008 26/11 का वो हमला, जब कसाब बॉम्बे अंदर तक आतंकवादियों का एक ग्रुप लेके घुस गया था। रातों रात बॉम्बे को पैरालिसिस, जिस तरह अटैक आ जाता है उस तरह का हालात हो गए थे। सरकारें विफल हो गई थी, 140 करोड़ के देश की सेना विफल कर दी थी, पॉलिटिकल फेलियर नहीं। हमारी एनएसजी 24 घंटे तक बॉम्बे नहीं पहुंच पाई। आप इसका आकलन कर सकते हैं, सोच के देखिए। जो नेता आज चार्टर्ड प्लेन, मतलब 100 किलोमीटर भी चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, ऐसे एक देश में देश की एनएसजी को प्रधानमंत्री एक शहर से दूसरे शहर मूवमेंट नहीं करा पाए जब देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। और ये सब हम भुला चुके हैं। अगर नहीं भुलाते ना तो आज के टाइम में कांग्रेस का वजूद जितना बचा हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि जिन लोगों के हाथ हमारे देश के सेना, हमारे देश के पुलिस वालों और कितने निर्दोष बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, उनकी पॉलिटिकल रैलियों में उनके कार्यकर्ता बंधु आज भी जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ करके। कितना बड़ा एक योगदान आज भी वो उस पार्टी को चलाने के लिए दे रहे हैं जिसने ऐसे आतंकवादी हमला होने के बाद भी अपने ही देश में अपनी एनएसजी पहुंचाने में कितनी बड़ी रुकावट करी। और ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, उस टाइम के होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, जिन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि भाई मैं अभी तैयार हो रहा हूं, तैयार होकर मैं उसी जहाज में जाऊंगा जिसमें एनएसजी जा रही है। इस करके एनएसजी को और डिले होना पड़ा। सोच के देखिए राजनीति का गिरा हुआ स्तर। दोस्तों ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसके विपरीत जो आज का माहौल है पिछले 9 साल का, इससे अगली वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि कितना ज्यादा बदलाव आ गया। लेकिन इस वीडियो में कहा हुआ एक एक शब्द जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने जहन में बसा लें। और जब कोई इस पार्टी से संबंधित आपके पास आए तो उनसे बैठ के आप इनके ऊपर आकलन जरूर करना कि वो क्या था, वो क्यों था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।